Hi students, how are you? I hope all are good and study is going well. पढ़ा करो बेटा, अच्छे से पढ़ा करो आप, ठीक है। देखो अपने रिएक्शन जो प्रॉपर्टी चल रही थी मेटल्स के नाइट्रिक एसिड के साथ, और ये बताए थे ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड dilute as well as with concentrated nitric acid and change to a metal nitrate, कन्वर्ट किस में हो जाते हैं मेटल नाइट्रेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनना। सभी मेटल कॉपर जिंक सिल्वर रिएक्ट करते हैं, क्या बन जाता है कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। What happens when nitric acid is added on aluminium? अगर एल्यूमिनियम पे डाला जाए नाइट्रिक एसिड तो क्या होगा, ये पूछ ले जाए कि कैन यू स्टोर a solution of nitric acid in aluminum container? क्या आप एल्यूमिनियम से बने हुए कंटेनर में HNO3 को स्टोर कर सकते हो? आप कॉपर से बने हुए कंटेनर में नाइट्रिक एसिड स्टोर कर सकते हो? जी नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद दिस फॉर द कॉपर नाइट्रेट, कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा, कॉपर टूटता जाएगा, क्या बनता जाएगा, कॉपर आयन, कॉपर नाइट्रेट बनता जाएगा। सिल्वर में डालोगे सिल्वर नाइट्रेट बनता जाएगा। तो इसी तरह एल्यूमिनियम पे डालने तो एक्सपेक्ट ये करते हैं मेटल ऑल चेंज टू मेटल नाइट्रेट, पर यहाँ पे देखो सुनो बात इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम वेसल कैन बी यूज्ड टू स्टोर द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, देयर इज नो रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन तो एक्चुअली होती है बेटा। Aluminium is more electropositive. It easily undergo oxidation, and nitric acid is a powerful oxidizing agent. It oxidizes the aluminium and it converts into stable oxide layer alumina. एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज के एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं, यहाँ पे ये HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करता जाएगा और क्या बन जाएगा बेटे, ऊपर वाली लेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्यूमिना में, विच एक्ट एज ए वेरी स्टेबल लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर वाली लेयर क्या बन गया, एल्यूमिना। अब इसके अंदर जो पीछे एल्यूमिनियम मेटल रह गया वो HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। Alumina is very hard, it is very stable, or you can say this layer of alumina acts as a protective layer. Thus, it is safe to store the nitric acid solution in aluminum container. Aluminium क्या बनाएगा, stable oxide layer, क्योंकि क्या powerful oxidizing agent, इसको ऑक्सीडाइज के एल्यूमिना में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं बनेगा, ओके। इसी तरह सेम क्रोमियम है that react with nitric acid, nickel that react with nitric acid and form the stable oxide layers, form the stable oxide layer, chromium oxide, nickel oxide। एल्यूमिनियम वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट आप याद रखना। तो ये एल्यूमिनियम क्रोमियम निकल दीज अटैक्ड बाय HNO3 फॉर्म द ऑक्साइड। इसके अलावा और जितने मेटल्स हैं फॉर्म द नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, गोल्ड एंड प्लेटिनम नॉट अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड, ओके। अच्छा, अब साथ साथ आपको नॉन मेटल्स की बात और बता दो इस एसिड के रिस्पेक्ट में। डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, वो सारे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन जिंक, वो सब डाइल्यूट HCl H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। और जो इस हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक। बात करें नाइट्रिक एसिड की, ऑल मेटल्स चाहे वो अबव द एक्टिविटी सीरीज है चाहे बिलो द एक्टिविटी सीरीज है, सब रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनको छोड़ के बाकी सब रिएक्ट करते हैं। इज द नॉन मेटल्स अटैक्ड बाय एसिड, ध्यान सुनना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। तो नॉन मेटल्स are more electronegative in nature. Non-metals have a tendency to gain the electron. मान लीजिए हमने नॉन मेटल फोस्फोरस डाल दिया किसमें, डाइल्यूट HCl में, तो बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगी। अगर मैं यहाँ पे डाल दे मेटल, तो यहाँ मेटल डाल दे, जैसे सोडियम डाल दिया, तो सोडियम खुद ऑक्सीडाइज होके सोडियम आयन बनता और वो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन लेके और हाइड्रोजन गैस निकल जाती। अगर यहाँ पे डाल दो नॉन मेटल सल्फर फोस्फोरस, तो ये खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दीज इटसेल्फ हैव द मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन मेटल्स ने H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव हाइड्रोजन की बजाय इन नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस यू कैन से दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज हैव नो टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स नॉट अटैक्ड बाय डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, बट नॉन मेटल्स, ध्यान सुना, नॉन मेटल्स
attacked by the concentrated solution of nitric acid. ध्यान सुनो बेटा, नॉन मेटल्स अटैक्ड बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एज वेल एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अगर नॉन मेटल पे आप डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो नो रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट कंसंट्रेटेड वाले एक्ट करेंगे एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कुछ नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज कर देंगे. तो ये पूछ रहे थे इज द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो योर आंसर विल बी यस, बट दीज एसिड्स आर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल फोस्फोरस में डाल दे बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो फोस्फोरस ऑक्सीडाइज टू P2O5, फोस्फोरस पेंटॉक्साइड. फिर यहाँ पे वाटर भी है, तो वाटर इसके साथ कंबाइन होकर फाइनली कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोरिक एसिड में. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू NO2, खुद किस में रिड्यूस होगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. कंसंट्रेट हमेशा किस में रिड्यूस होगा NO2 में, प्लस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे H2. ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, याद हो तो. फोस्फोरस 0 से +5, 0 से +5, एक मोल में कितने हैं 4 एटम, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 0 से +5, 0 से +5 कितना होगा लॉस 20. गेन कितना हुआ +5 से +4 1 का, तो इसलिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि लॉस और गेन बराबर हो जाए. ये 20 HNO3 तो ये 20 NO2 हो गया, ये 20 हाइड्रोजन तो ये 12 और बेटा क्या होगा 4H2. रिएक्शन तो बैलेंस कर देंगे. आप मेन रिएक्शन देखिए, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द फोस्फोरस टू द फोस्फोरिक एसिड. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कुछ नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, ऐसे व्हाट हैपेंस व्हेन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड. बेटा फोस्फोरस आप ध्यान रखना किसमें ऑक्सीडाइज होगा फोस्फोरिक एसिड, और H2SO4 itself reduced to SO2. याद रखोगे HNO3 itself reduced to NO2 and this itself reduced to SO2, और साइड में क्या निकल जाएगा H2, राइट. ठीक, ऐसे ही कहते हैं what happens when the concentrated nitric acid added on sulfur, सल्फर पे डाल दे बेटा concentrated nitric acid. ठीक है, ये सल्फर पे डाल दें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फर ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड. HNO3 इटसेल्फ रिड्यूस टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में. अच्छा ये SO2 बनता है ना, ये फिर से बेटा SO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है. SO3 वाटर कंबाइन कर लेता है अपने साथ और इसलिए फाइनली क्या मिलता है अपने को यहाँ पे H2SO4. ठीक है, HNO3 ऑक्सीडाइज द सल्फर टू द सल्फ्यूरिक एसिड, itself reduced to NO2, साथ में यहाँ पे क्या निकाल देना H2. और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तब बेटे कहाँ तक ऑक्सीडाइज होगा SO2 तक. ये खुद रिड्यूस होगा SO2 में, इसको ऑक्सीडाइज करेगा SO2 में. मींस इट इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सल्फर ऑक्सीडाइज टू SO2 एंड H2SO4 reduced to SO2. सल्फर ऑक्सीडाइज एंड सल्फर रिड्यूस्ड. ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे H2. ये एग्जांपल सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सिंस एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो विद मेटल्स दीज आल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स. जब कार्बन पे डाल दो तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, आयोडीन पे डाल देना तो क्या बन जाता है आयोडीन पेंटॉक्साइड. फिर ये वाटर के साथ कंबाइन होके ये तो बन जाता है H2CO3 और ये बन जाता है बेटा आयोडिक एसिड HiO3. ठीक, याद रखने बात. ओके, चलो अब सुनो आगे बात. क्या बता दिया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स और साथ साथ डिस्कस कर लिया बेटा नॉन मेटल्स का. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन. तो रिएक्शन ऑफ द मेटल विद क्लोरीन एंड मेटल विद हाइड्रोजन इनके साथ कैसे एक्ट करता है. तो मेटल्स है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो रिलीजिंग टेंडेंसी इनके साथ है. नॉन मेटल्स है क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव that have tendency to gain the electron like oxygen. Like oxygen it acts as a oxidizing agent. Oxidizing agent means itself undergo reduction. Reduction means
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है, वैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। तो जैसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें अगर डालते हैं तो क्लोरीन ये रिएक्ट कर जाता है, सोडियम अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट अंडरगो रिडक्शन, क्या बन जाता है बेटा NaCl, रिएक्शन इजीली हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, क्या बन जाता है MgCl2, क्या बन जाता है CaCl2, ठीक है। और भी मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं बेटा क्लोरीन के साथ, ठीक है। सारे आयनिक कंपाउंड बनेंगे। आगे आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे तो फिर आपको बता देंगे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन, ये लॉस ये गेन, ठीक है। अच्छा थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल की बात करें, आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, ठीक है, तो इनके साथ भी क्लोरीन रिएक्ट हो जाता है, पर थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इज लेस, मींस दीज आर स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, थोड़ा हीट कर दो बेटा, हीट करो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव, उस एनर्जी को हीट एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्या बन जाएगा फेरस क्लोराइड, क्या बन जाएगा फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, FeCl2 बन सकता है, FeCl3 बन सकता है, ठीक है, एक्सेस में ले लो FeCl3 बन जाएगा। हाँ आयरन में अगर आप डाइल्यूट HCl डालो डाइल्यूट, तो कभी भी बेटा आपको क्या नहीं मिलेगा बताओ, FeCl3 नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन पास करो, FeCl2 भी बन सकता है, FeCl3 भी, ठीक है। जिंक में डालेंगे तो क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स by loss of electron react with the chlorine, chlorine is electronegative, gain the electron and form the metal chlorides, ठीक। अच्छा जी बात करें अगर हम इन कंपाउंड्स के नेचर की, तो आगे फिर बता देंगे, अभी भी देख लीजिए कंपाउंड सारे आयोनिक है, ओके। दैट मेटल अंडरगो द ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अच्छा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, मेटल बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बट आप देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ना के बराबर है। हाइड्रोजन की तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। अब कोई देखेगा जब सामने कोई लेने वाला हो, तो बेटा वो मेटल्स जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो तो हाइड्रोजन तक अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे। अब जिस बच्चे की पढ़ने के मन में नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बार बार उसे बोलूं भाई पढ़, मैं बार बार उसको ध्यान दूं कि देख कितना फ्यूचर में पढ़ाई तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो बार बार थोड़ा मोटिवेट करते रहे, थोड़ा प्यार से समझाते रहे, तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने लग जाए। उसको पढ़ने का बिल्कुल ही मन ना हो, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेगा। मैं बार बार 1 घंटा उसके आगे गाऊंगी तो थोड़ा सा पढ़ेगा ही ना, है ना, वही बात है, ठीक है। तो मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और वो बेटा मेटल्स कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। तो बेटा ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है, और क्या बन जाता है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, रिएक्ट करके क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्राइड। एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं हाइड्रोलिथ। पर बेटा जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जैसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में आयरन की बात करो, जैसे एज कंपेयर टू दिस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम, ऊपर से लेने वाले की भी कम, ये इजीली रिलीज नहीं कर सकता एज कंपेयर टू दिस, और इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भी निकाल ले। अब जैसे मैं इसी की जगह हाइड्रोजन की जगह, सुनना ध्यान से, मैं हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रख रही थी, तो बता दे हीट करने पर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलवाने की, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बेटा ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन और भी आसानी से निकलवा लेगा और बना देगा Fe2O3। बोलो जिंक के साथ ऑक्सीजन रख दो तो ये आसानी से बना लेगा जिंक ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के साथ बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता कि इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम, ऊपर से इनकी लेने की कम, ठीक है। और भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करें तो ये तो बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, कि कोई भी नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत वीक है, ना के बराबर, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली जो रिएक्ट करेंगे वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और फिर एल्यूमिनियम 13th में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, थोड़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, इधर लेने की टेंडेंसी कम है, रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पे इनकी बात करें तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, आपको पता होगा, कॉपर हीट करने पे रिएक्ट कर रहा था, सिल्वर और गोल्ड तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कि देने की टेंडेंसी बहुत कम, लेने वाला कितनी टेंडेंसी रखेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी देने की टेंडेंसी थोड़ी सी इनसे ज्यादा है, यहाँ पे लेने वाला थोड़ा ज्यादा रख दो, अब रिएक्शन हो जाएगी। मतलब दोनों बात होनी चाहिए कि लेने वाला बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से भी इलेक्ट्रॉन निकलवा लेता है। ठीक, तो हाइड्रोजन सिंस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट हैव द लेस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। बेटा मेटल्स अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल्स अंडरगो डिस्प्लेसमेंट वाला सारा हमने पढ़ लिया कहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर में। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मान ली सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, इसमें जिंक मेटल डाले तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसमें सिल्वर डालो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा और बात करें किसकी, मेटल्स सिंस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन सो एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स एक्ट्स एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर डाल के हीट किया जाए तो आप इसे ये बोल दीजिए कि दैट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयरन, क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। चाहे मैं ये बोल दूं सिंस एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो इटसेल्फ इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन, खुद का तो क्या कर लिया ऑक्सीडेशन 0 से +3, और आयरन का +3 से 0 क्या कर दिया बेटा रिडक्शन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड, खुद हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो मेटल्स इन रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं। अब मेटल डाल दिया जाए, इसमें डाल दिया जाए, वाटर में डाल दिया, सोडियम डाल दिया वाटर में, सोडियम इटसेल्फ ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयन, क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन थी वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के फ्लो में निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे सोडियम 0 से +1, सोडियम क्या हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, तो किसका काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सुनो, एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात सुनो, इज द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यस, नॉन मेटल कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, दिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। पर बेटा जितना आसानी से जितना इजीली मेटल रिएक्ट कर जाता है ना उसके कंपैरिजन में इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है। अब कार्बन फ्यूल है, अपने पास वुड पीस है, एयर में ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं, क्या अपने आप CO2 बन जाता है, हमें उसे एक बार क्या करना पड़ता है बेटा इग्नेट, उसे एक बार थोड़ी हीट देनी पड़ती है उसको एक्टिवेट करने के लिए। मतलब नॉन मेटल अपने आप इतना रिएक्टिव नहीं है कि अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, अपने आप को 0 से +4 की तरफ ले जाए, इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। अगर इसी कार्बन की जगह सोडियम रखूं, एयर में रखोगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बिकॉज दिस अटैक्ड बाय द ऑक्सीजन, दिस हाईली रिएक्टिव मेटल। तो बेटा नॉन मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं, बट कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ये जो नॉन मेटल्स हैं ये मेटल्स के कंपैरिजन में क्या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो रिएक्शन भी उनसे लेस इजीली होगी, रिएक्ट कर जाएंगे, बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, बन जाएगा। ठीक है, मोस्टली रिएक्शन कैसे होती है एक्सोथर्मिक, पर आपको ये वाली रिएक्शन याद होगी, कैसे होती है ये याद है ना, कैसे होती है रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक। अच्छा, अब ये मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जो मेटल ऑक्साइड बनती है बेटा बेसिक होती है, एसिड बेस में पढ़ भी चुके हैं, इसको जब वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ये कैसे बेटा नेचर वाइज एसिडिक। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है बेटा एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड या तो मिलेंगे आपको न्यूट्रल या फिर क्या मिलेंगे एसिडिक। ठीक, अगर नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तब तो मिल सकता है न्यूट्रल, और पॉजिटिव स्टेट अगर बेटा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और फिर नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, जबकि CO2 आपको पता है कैसा है एसिडिक। तो नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड्स क्या हो सकते हैं न्यूट्रल या एसिडिक।
ठीक है। CO2 को बोलते हैं इट इज द एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड किस एसिड का, देखो इसको वाटर में डालो क्या बनेगा H2CO3, H2CO3 में से वाटर निकाल दो क्या बन गया CO2, तो इसे क्या बोलते हैं इट इज द एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ही SO2 को वाटर में डाल दो क्या बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, और बेटा वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा SO2, तो SO2 क्या कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ही N2O5 को वाटर में डालोगे क्या बनेगा HNO3, वाटर निकाल देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा N2O5। तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड कोई पूछ ले व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, तो कौन है बेटा N2O5। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कौन है SO2 सल्फ्यूरस एसिड का। एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड P4O10 को वाटर में डालो, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है एसिडिक है, वाटर में डालो क्या बनेगा S3PO4, और इसका एनहाइड्राइड क्या हो गया बेटा P4O10 जो कि P2O5 का डाइमर है। फॉस्फोरस का ना डाइमर होता है P4O10, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर डाल दो S3PO4, ये क्या बता रहे हैं कि नॉन मेटल फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, वो ऑक्साइड कैसा होगा एसिडिक, उसे वाटर में डालो क्या मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड पूछ लो क्या है P2O5। ठीक, ओके थैंक्स।